हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम थॉमस एक्विन का चर्च स्टेट रिलेशनशिप देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो ऑगस्टीन का अर्थली स्टेट और जो सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट था और उसी के चलते जो फैमिली स्लेवरी और प्रॉपर्टी को लेके जो ऑगस्टीन ने कहा था उसको डिस्कस कर लिया था। ये जो टॉपिक है ये हमारा 2.3 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। एंड इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे, जो भी सब टॉपिक्स थे, उनके ऑलरेडी वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको मैंने टॉप जो आप कह सकते हो टॉप जो वर्ड्स होंगे या जितना कंटेंट सफिशिएंट है पेपर के लिए एक अच्छे गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो सारा इस पीडीएफ के अंदर मैंने जो है वो डाल दिया है। ये जो नोट्स थे ये मैंने अपने टाइम कॉलेज पे प्रिपेयर किए थे एंड उसमें अभी कुछ थोड़ा सा वैल्यूडेशन करके मैंने इनको कंपाइल करके एक पीडीएफ के अंदर जो है वो टाइप करके आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम थॉमस एक्विन का चर्च स्टेट रिलेशनशिप देखने वाले हैं। अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो थॉमस एक्विन्स थे वो थे कौन और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो वो एक क्रिश्चियन फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन वर्ड को समझने की कोशिश करना कि थियोलॉजियन मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने रिलीजन को, धर्म को जो है वो डीप डाइवली जो है वो स्टडी किया हो, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हो, उसको हम थियोलॉजियन बोलते हैं। और जो थॉमस एक्विन थे, उन्होंने जो क्रिश्चियन धर्म था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, एंड उनका जो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके का चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप किस तरीके से होगा। उसी के साथ वो ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्च और स्टेट, डिस्टिंक्ट होने के बावजूद भी, मतलब कि अलग होने के बावजूद भी इकट्ठा परफॉर्म कर सकते हैं, इकट्ठा फंक्शन कर सकते हैं। कुड मीन्स मतलब सकते हैं। ठीक है, और ये हार्मोनी में कर सकते हैं, ताकि ये जो दोनों जब इकट्ठा परफॉर्म करेंगे, इकट्ठा फंक्शन करेंगे, ये ह्यूमन लाइफ को गाइड करेंगे बोथ टेम्परल और स्पिरिचुअल स्फीयर के अंदर। अब आपको टेम्परल और स्पिरिचुअल स्फीयर को समझना होगा। टेम्परल स्फीयर का मतलब कि जो अर्थली स्फीयर है, जो अर्थ पे रहने वाली चीजें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? स्टेट से मिलती हैं। एंड जो स्पिरिचुअल स्फीयर की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हमें मोक्षा की बात की जाती है या सैल्वेशन की बात की जाती है, वो सारी चीजें जो है वो हमें चर्च के थ्रू मिलती हैं। तो जब ये दोनों फंक्शन खुद जो है एक साथ परफॉर्म करेंगे, तभी हमारी ये जो ह्यूमन लाइफ की जो टेम्परल और स्पिरिचुअल स्फीयर के अंदर जो नीड्स हैं वो हमारी फुलफिल होंगी। ठीक है, एंड एक्विन्स का जो आइडिया है स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उस पीरियड के दौरान जब रैशनल थॉट जो था वो इमर्ज हो रहा था, साइंस को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, यूनिवर्सिटी जो थी वो इमर्ज हो रही थी यूरोप के अंदर। ठीक है, और ये जो सारी चीजें जो थी वो जो चैलेंज कर रही थी रिलीजन की अथॉरिटी को। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और ध्यान से समझना होगा कि जब अगर हम यूरोप के अंदर टाइम मेडिवल टाइम की बात करें तो लगभग 13 to 14 सेंचुरी के बीच में हमें वहां पे रेनेसेंस देखने को मिलता है। रेनेसेंस का मतलब होता है कि वहां पे एक जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो थी वो लोगों के माइंड के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई थी। लोगों ने जो रिलीजन की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने जो सुपरस्टिशन के अंदर जो बिलीफ रखते थे, जो मनगढ़ंत कहानियां होती थी या जो धर्म के बताए गए जो चीजें होती थी, जैसे मैं बताऊं कि वहां पे जो चर्च थी वो ये कहती थी कि अगर आप समुद्र पार करके जाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे, नीचे खाई है, आप समुद्र पार करके मत जाओ। लेकिन वहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है कि 1498 के अंदर जो वास्को डी गामा है वो जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमारे जो कैलिकट के अंदर यहाँ पे पहुंचते हैं और इंडिया को वो डिस्कवर करते हैं बाय द सी रूट। और इसी के साथ हमारा कोलंबस जाता है जो कि अमेरिका को डिस्कवर करता है। तो वहां से क्या होने लगा कि लोगों ने जो चर्च की जो सुप्रीमेसी थी, जो अथॉरिटी थी, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और उसी के साथ साथ उनके अंदर एक रैशनैलिटी जो है वो
देखने को मिली। लोगों ने जो लॉजिक के साथ हर एक चीज को सोचने की कोशिश की, लॉजिक के साथ देखने की कोशिश की, और इसी के चलते यूनिवर्सिटीज वहां पे इमर्ज होती हुई देखने को मिली, जिन्होंने जो रिलीजन की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया, उसको क्वेश्चन किया, ठीक है। और हिज फ्रेमवर्क सॉट टू रिकंसाइल फेथ। तो अगर हम थॉमस एक्विन की बात करें, जो उनका फ्रेमवर्क था, जो उन्होंने काम किया, वो फेथ को रिस्टोर करने में किया, कि जो फेथ आपका धर्म के अंदर है और रीजन जो है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा था कि लोग जो है वो फेथ से भटक के रीजन की ओर जा रहे थे, ठीक है, कि मतलब धर्म जो है वो हमें झूठी बातें फैलाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया तो उस समय जो है वो रीजन की ओर ज्यादा तवज्जो देने लगे। तो जब थॉमस एक्विन्स आए तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि फेथ और रीजन जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कौन कौन? फेथ और रीजन, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा, तो इससे क्या हुआ कि जो चर्च की जो मॉरल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी वो प्रिजर्व हो गई। मतलब जो चर्च अपनी अथॉरिटी खो रहा था धीरे धीरे, उसको थोड़ा सा जो है वो प्रिजर्व करने का इनका हमें योगदान देखने को मिलता है। तो इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि चर्च स्टेट रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने क्या कहा है। डिस्टिंक्ट बट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ये जो चर्च स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये अलग हैं लेकिन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। एक्विन्स जो थे वो आर्ग्यू करते हैं कि जो चर्च और स्टेट हैं ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन इनके फंक्शन भी डिफरेंट है, लेकिन इनको जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वेलफेयर जो है वो सोसाइटी का इंश्योर हो। स्टेट जो है वो टेम्परल मैटर के साथ डील करेगी। टेम्परल मैटर्स का मतलब कि जो अर्थली स्टेट के अंदर, जो अर्थली वर्ल्डली स्फीयर के अंदर जो हमें चीजें चाहिए, चाहे वो जो जस्टिस होगा, पीस होगा, ऑर्डर होगा, ये सारी चीजें जो है वो कौन इंश्योर करेगा? हमारी स्टेट इंश्योर करेगी। स्टेट इन सारी चीजों के साथ डील करेगा। और उन्होंने ये कहा कि जो चर्च होगा वो लोगों को गाइड करेगा कि आप एटर्नल गुड को कैसे अचीव कर सकते हो, आप सैल्वेशन को कैसे अचीव कर सकते हो, मॉरल राइचियसनेस को कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कौन गाइड करेगा? चर्च गाइड करेगा। तो सैल्वेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मोक्षा जो होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि अगर आप जो है वो नाम जप करते हो तो आपको जो है वो मोक्षा मिल जाएगा। जहां आप कुछ और करते हो, अगर आप कुछ और दूसरे धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपका कुछ और होगा, लेकिन एज अ हिंदू धर्म में मैंने देखा है तो वहां पे वो बोलते हैं कि अगर आप नाम जप करते हो तो उससे आपको एक सैल्वेशन मिलता है, आपको मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। तो एटर्नल गुड मिलेगा, जो मतलब सबसे जो है वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, एटर्नल है, वो आपको मिलने वाला है। मॉरल राइचियसनेस जो है वो कहां से मिलेगी? चर्च से मिलेगी, और चर्च आपको गाइड करेगा। बोथ इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों इंस्टीट्यूशन होंगे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे रादर देन कम्पीट, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ वो कम्पीट नहीं करेंगे बल्कि एक साथ मिलके एकजुट होके जो है वो काम करेंगे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। ए जस्ट स्टेट इनेबल सिटीजन टू लिव मॉरल एंड द वर्चुअस लाइफ। एक जस्ट स्टेट कौन सी होती है? मतलब एक अच्छी स्टेट, वो सिटीजन्स को इनेबल करती है कि आप एक मॉरल और वर्चुअस लाइफ जी सको। तो मॉरल का मतलब ये है कि आपसे एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जिसको आप नॉर्म्स बोलते हैं शायद, उसको मॉरल का मतलब यही होता है कि जो राइट और रॉन्ग के बीच में आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, देन उसके तहत भी आपको जो है वो मॉरल पर्सन कहा जाता है। एंड वर्चुअस लाइफ मतलब एक गुड लाइफ जो है वो आप जी सको। तो ये एक जस्ट स्टेट की निशानी है। मेकिंग चर्च स्पिरिचुअल गाइडेंस मोर इफेक्टिव, तो इससे क्या होगा? अगर चर्च स्टेट ऐसा करने लगेगी तो इससे क्या होगा कि जो चर्च की स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि चर्च आपको एटर्नल गुड की ओर ले जाएगी, आपको सैल्वेशन प्राप्त करने में जो है वो मदद करेगी, और मॉरल राइचियसनेस जो है वो आपके अंदर लाने की कोशिश करेगा। वाइल अ मॉरली गाइडेड पॉपुलेशन स्ट्रेंथन द स्टेट बाय रिड्यूसिंग क्राइम एंड प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। तो अगर मोरालिटी जो है वो गाइड करती है पॉपुलेशन को, ठीक है, अगर मॉरल जो है वो उनके अंदर डोमिनेट करने लगेगा, इससे क्या होगा कि क्राइम जो है वो सोसाइटी के अंदर कम हो जाएंगे और सोसाइटी के अंदर हमें एक हार्मोनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कहते हैं, इसका क्रक्स यही हुआ कि जो डिस्टिंक्ट बट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि जो चर्च एंड स्टेट हैं ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये कॉर्पोरेट करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा होगा। स्टेट जो है वो हमारी जो टेम्परल
टेम्परल स्फीयर के अंदर हमारी जो मदद होगी, उसके टेम्परल स्फीयर के अंदर जो भी हमारी चीजें होंगी, चाहे जस्टिस हो गया, पीस हो गया, ऑर्डर हो गया, उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। और जो हमारी चर्च होगी वो हमें एटर्नल गुड, सैल्वेशन और राइचियसनेस को अचीव करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि ये डिस्टिंक्ट है लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट का रोल क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। तो स्टेट का जो रोल होगा वो होगा कि कॉमन गुड को कैसे जो है वो प्रमोट किया जाए। ठीक है, जब टेम्परल गुड को कैसे प्रमोट किया जाए। कॉमन गुड का मतलब है कि सभी का भला। ठीक है, और टेम्परल गुड का मतलब जो कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस, पीस कैसे उन सबको दिया जा सके। ठीक है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो जस्टिस को इंश्योर करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी एंड उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा, टैक्सेशन लगाएगा और पब्लिक वेलफेयर की बात होगी। ठीक है, वो इनकरेज करेगा सिटीजन्स को कि आप एक वर्चुअस और एथिकल लाइफ जो है वो जियो। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही बता दिया था कि एक वर्चुअल और एथिकल जहां मॉरल लाइफ जो है वो जी सकें, तो ये किसने इंश्योर करना है? स्टेट ने इंश्योर करना है। ठीक है, द स्टेट लॉज नोन एज ह्यूमन लॉज आर कंक्रीट रूल क्रिएटेड बाय द रूल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो जो स्टेट लॉ बनाएगा ना, तो उनको हम ह्यूमन लॉ कहेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन सी हैं जो स्टेट के अंदर है, और वो लॉ ऐसे होंगे जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होंगे। एंड दीज लॉ मस्ट नॉट कॉन्ट्रडिक्ट नेचुरल लॉ। ये जो लॉ होंगे ये नेचुरल लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, डिवाइन लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए, और एटर्नल लॉ जो है उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, विच आर हायर फॉर्म ऑफ लॉ गवर्निंग मॉरलिटी एंड द यूनिवर्सल ऑर्डर। तो ये जो लॉ होंगे ये हायर फॉर्म ऑफ लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्सल ऑर्डर को। ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑर्डर जो है वो इसी से चलता है। किससे चलता है? जो नेचुरल लॉज हैं, जो डिवाइन लॉज हैं, जो एटर्नल लॉज हैं। तो जो ह्यूमंस के द्वारा लॉ बनाए गए हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। अब आपको नेचुरल लॉ समझने पड़ेंगे कि नेचुरल लॉ वो लॉ जो हमें कुदरत के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के चलते जो जॉन लॉक हैं उन्होंने तीन तरीके के लॉज की बात की है। एक तो हो गया राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 तरीके के उन्होंने नेचुरल लॉ बताए हैं। डिवाइन लॉ मतलब जो गॉड से हमें दिया गया है, जिसे जो गॉड ने खुद यहाँ पे जो है वो भेजा गया है उनके द्वारा। एंड एटर्नल लॉ हो गया जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि सदियों से चला आ रहा है। तो ये सारे लॉ जो हैं वो इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए लॉ होंगे। चर्च का रोल हम डिस्कस करते हैं कि अब चर्च का रोल क्या होगा। तो चर्च का रोल होगा कि इंडिविजुअल्स को गाइड करना टुवर्ड्स द एटर्नल गुड, कि मतलब वो ऐसी चीज जो कभी ना खत्म होने वाली हो। भगवान के प्रति आपका जो है फेथ जो है वो उसको लगा के रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको सैल्वेशन अचीव करने तक आपको ले जाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टीचिंग फेथ एंड मॉरल वैल्यूज। आपको क्या करना है? चर्च ने फेथ जो है वो आपको पढ़ाना है कि किस तरीके से भगवान के अंदर जो है वो विश्वास रखा जाए। एंड आपको जो है मॉरल वैल्यूज जो है वो सिखानी है, इम्पार्ट करनी है आपके अंदर। इंस्ट्रक्ट करना है रूलर्स को, सिटीजन्स को कि जस्टिस, सिन एंड वर्चू। ठीक है, तो मतलब कि चर्च का ये रोल होगा कि जो रूलर होगा स्टेट के अंदर उसको इंस्ट्रक्ट करना और सिटीजन्स को इंस्ट्रक्ट करना कि क्या जस्टिस होगा, क्या पाप है, क्या सही है। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? हमारा चर्च देखेगा। Intervening morality if state enact law or take action that violate the divine or the natural law and obstruct the path of salvation। तो वो जो चर्च है उसके पास ये भी पावर है कि वो इंटरवीन कर सकता है स्टेट्स के मैटर के अंदर। अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है या कोई ऐसे एक्शंस लेती है जो कि डिवाइन लॉ को वायलेट करेंगे या नेचुरल लॉ को वायलेट करेंगे, या जो सैल्वेशन प्राप्त करने का जो रास्ता है उसको उसमें अगर आपत्ति लाते हैं स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ, देन जो है वो स्टेट के पास, चर्च के पास जो है वो ये पावर है कि वो इंटरवीन कर सकता है वहां पे। इंटरवीन का मतलब यहाँ पे घुस सकता है वहां पे। बिकॉज द चर्च डील विद सैल्वेशन। ठीक है, चर्च जो है वो सैल्वेशन के साथ डील कर रही है जो कि हाईएस्ट फॉर्म है ह्यूमंस गुड का। ठीक है, ये सुपीरियर पोजीशन जो है वो अपहोल्ड कर रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल मैटर्स हो, चाहे वो मॉरल गाइडेंस का मैटर हो। टेम्परल वेलफेयर दो इंपॉर्टेंट सबॉर्डिनेट टू द इटर्नल वेलफेयर। जो टेम्परल वेलफेयर होगा
वो निचले दर्जे का स्थान है एज कंपेयर टू द एटर्नल वेलफेयर। तो एटर्नल वेलफेयर का मतलब कि जो आपको सैल्वेशन मिलेगा, जो आपको एक मॉरलिटी जो है चर्च के द्वारा आपके अंदर इम्पार्ट की जाएगी, तो वो चीज जो है वो सबसे ऊपर है। और जो टेम्परल वेलफेयर है, टेम्परल वेलफेयर मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्टिस, पीस, या आपको जो है वो अचीव करने के लिए एक गुड और वर्चुअस लाइफ अचीव करने के लिए जो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जो होगी वो नीचे होंगी एज कंपेयर टू द एटर्नल वेलफेयर। ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, एक्विन ने क्लासिफाई किया है लॉज को 4 टाइप्स के अंदर। पहला लॉ वो होगा जो एटर्नल लॉ होगा, जो कि गॉड का विस्डम है, जो कि गवर्न कर रहा है पूरी दुनिया को, तो वो हो गया हमारा एटर्नल लॉ। ठीक है। डिवाइन लॉ वो हो गया जो कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे हमें जो गाइडेंस मिल रही है, जो अटेनिंग सैल्वेशन के लिए जो गाइडेंस है वो डिवाइन लॉ हो गया। ठीक है। स्क्रिप्चर्स मतलब जो हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जो चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, वो उससे हमें को जो गाइडेंस मिल रही है, जो गाइडेंस हमें उन स्क्रिप्चर्स के अंदर दी गई है ताकि हम जो है वो किस तरीके से सैल्वेशन को अटेन कर सकें, तो ये हो गया हमारा डिवाइन लॉ। ठीक है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं। उसके बाद नेचुरल लॉज वो हो गए हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, डिस्कवरेबल बाय द ह्यूमन रीजन्स। तो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ह्यूमन रीजन के साथ हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं, तो ठीक है, ह्यूमन लॉजिक के साथ। और ह्यूमन लॉ वो हो गए जो कि क्रिएट किए गए होंगे स्टेट के द्वारा ताकि ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और कॉमन गुड को जो है वो इंश्योर किया जाए, मतलब सभी का भला जो है वो इंश्योर किया जा सके, तो वो हमारे होंगे ह्यूमन लॉज। तो आपको याद रखना है कि एक्विन्स ने 4 तरीके की लॉज की बात की थी, एटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ। ठीक है। और जो ह्यूमन लॉज होंगे उन सबको जो है वो इन तीनों लॉज के साथ जो है वो अलाइन रहना है, उनको इनसे अलग नहीं रहना है। ठीक है। जो ह्यूमन लॉ होंगे वो इन तीनों लॉज को जो है वो कंफर्म करने चाहिए, कि कोई ऐसा लॉ नहीं बना देना है कि ह्यूमन ने जो इन सारे लॉज को जो है वो वायलेट करता हो। ठीक है। कौन कौन से लॉ? एटर्नल, डिवाइन और नेचुरल लॉज। कंक्लूजन में आपको मेंशन करना है एक की जो एक्विन्स हैं वो एक बैलेंस सिंथेसिस बताते हैं या मेंशन करते हैं चर्च और स्टेट का। स्टेट मैनेज टेम्परल अफेयर्स एंड इंश्योर सोसाइटल वेलबींग। ठीक है, हमने समझ लिया कि जो स्टेट है वो टेम्परल अफेयर्स को जो है मैनेज करेगा और सोसाइटल का वेलबींग जो है वो इसको इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की होगी। चर्च जो है वो स्पिरिचुअल और मॉरल वेलफेयर को देखेगा और ह्यूमन को गाइड करेगा कि किस तरीके से आप मोक्षा ले सकते हो, सैल्वेशन प्रदान ले सकते हो। ठीक है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोथ इंस्टीट्यूशन कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को बिना कॉन्ट्राडिक्शन के। ठीक है। एंड द चर्च मेंटेन मॉरल एंड स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी बिकॉज सैल्वेशन इज द अल्टीमेट ह्यूमन गोल। तो चर्च जो है वो मेंटेन करके रखेगा मॉरल को और स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी को। स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी का मतलब यही हुआ कि वो जो है वो स्पिरिचुअल स्फीयर के अंदर जो है वो ज्यादा ऊंचे तबके पे है। क्यों? क्योंकि जो सैल्वेशन है वो अल्टीमेट ह्यूमन गोल है ना। ह्यूमन गोल जो अल्टीमेट होता है कि हमें क्या करना है कि हम जो भी कर रहे हैं हमें लास्ट में जो है वो सैल्वेशन प्राप्त करना है, भगवान के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है। तो ये जो अल्टीमेट गोल है इसलिए चर्च जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन के ऊपर है। तो एक्विन की जो थ्योरी है वो हमें ये बताती है, इलिस्ट्रेट का मतलब ये बताती है, ये दर्शाती है कि जो फेथ है और रीजन है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, फेथ और रीजन, एंड ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करने चाहिए। एंड emphasizing that the church and state can function harmoniously to achieve both earthly and the welfare of the eternal good। तो ये कहते हैं कि ये जो चर्च और स्टेट है इन दोनों को हारमोनियसली जो है वो फंक्शन करना है, मिलजुल के काम जो है वो दोनों को करना है ताकि अर्थली वेलफेयर और एटर्नल वेलफेयर को अचीव किया जा सके। ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो चर्च स्टेट रिलेशनशिप की जो थॉमस एक्विन बात कर रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं कि जो चर्च होगा, जो स्टेट होगा, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे ताकि जो ह्यूमन का वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो सके। ठीक है। तो हो क्या रहा था कि जब रेनेसांस का टाइम था, जब 15th सेंचुरी की बात थी, उस समय जो चर्च के ऊपर से जो विश्वास था वो उठ रहा था। ठीक है। लोग जो थे वो साइंस पे ज्यादा विश्वास करने लगे थे, एक्सपेरिमेंट